जय हिंद। आज हम देखेंगे साइंस के सबसे बड़े चैप्टर कोशिका। तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो कोशिका की बात कही जाए तो कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, न कि अंग है हमारा। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की बात कही जाए, मानव में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक। अब आगे क्या है, अगर टेक्निकल नाम कोशिका की देखा जाए तो साइटो कहा जाता है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो होता है, ठीक है। अब इसके अध्ययन को अगर अध्ययन किया जाता है, कोशिका के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका के बारे में अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं इसका खोज। मान लीजिए किसी ने तो खोज किया होगा कोशिका का सबसे पहले। तो कोशिका की बात करें तो खोज और या तो खोज पूछेगा या तो जनक पूछेगा। तो रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था कोशिका से। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप से ये ठीक करके जूम करके देखा था तो मरी हुई कोशिका पाया था। माइक्रोस्कोप से जूम करने पर इन्होंने मरी हुई कोशिका का निर्माण किया, मतलब पाया था, ठीक है। अब उसके बाद तो इस क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के जनक को या खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। चाहे मरा करे या चाहे जिंदा करे, कोशिका तक खोज तो उन्होंने किया, हम तो यही मानेंगे भैया, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज की बात कही जाए तो जीवित कोशिका एंटोनी ल्यूइस हॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनिस ल्यूइस हॉक ने किया था। एंटोनिस ल्यूइस हॉक ने किया था, ठीक है, जीवित कोशिका के। अब इसके बाद दो व्यक्ति और दो वैज्ञानिक और हैं, कहें कि अरे भाई हमारा भी बात तो सुन लो, तुम लोग अपना ही छाड़ रहे, हम खोज कर दिए, हम जिंदा खोज, हम मरल खोज कर दिए, अब हमारा भी तो बात सुनो आखिर में। तो दो व्यक्ति आए, कहा कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति आए, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। वही पूछता कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्तियों ने कहा हमारा जो पूरा शरीर है किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। दो प्रकार से, पूरी दुनिया में एक मानव में कोशिका, ठीक है। तो पूरी दुनिया में कोशिका की बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। माइक्रोप्लाज्मा जो होती है उसकी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और जो बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे बड़ा पूरी दुनिया में कहा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका पूरे विश्व में कहा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा का होता है, ठीक। अब हम आते हैं मानव पर, मतलब जो स्तनधारी हैं हम लोग जो हैं, इस पर माइक्रोप्लाज्मा की बात कही जाए तो माइक्रोप्लाज्मा की छोटी हो गई। अब स्पर्म कोशिका की बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म का होता है, अंडाणु का, शुक्राणु का, मतलब मेल का जो शुक्राणु होता है स्पर्म, उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में मेल का जो स्पर्म होता है शुक्राणु, उसका सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात कही जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल के अंडाणु का सबसे बड़ी कोशिका, ओवम जिसको बोला जाता है, ओवम फीमेल के अंडाणु का सबसे बड़ी कोशिका होती है और मेल के स्पर्म का सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आगे के देखते हैं सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। तो लंबी कोशिका तो न्यूरॉन होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है, इसकी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन सेल जो होता है ना, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तो मानव में ब्रेन जो होता है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल, ठीक है। इसमें क्या है, विभाजन रहित न्यूरॉन सेल में क्या होता है, ये विभाजन रहित होता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर मार दिए तो कुछ कोशिका मर गई, ठीक है। अब ये कोशिका जो मर गई तो इसके आसपास की जो कोशिका है अपने आप को तोड़ देंगी और तोड़ के जैसे विभाजित कर देंगी, और विभाजित करके अपन टुकड़वा कुछ वहां पर भेज देंगी तो वहां पर भी कोशिका जिंदा हो जाएंगी। इस तरह कोशिका जीवित हो जाती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन का न्यूरॉन सेल होता है इसमें कोशिका का बंटवारा नहीं होता है, कोशिका अपने आप को विभाजित नहीं करती है। इसीलिए जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पुलिस कहता है हेलमेट लगल बचुआ, अगर मार दिए है पर तब तो ठीक है, और हुमच के मार दिए तब तो और ठीक है, और ही हुमच के मार तो ओहू से ठीक हो जाएगा। जब हमारा
ब्रेन में जब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अब फूट जाएगा, कपड़ा फाट जाएगा, तब तो ठीक है। और जब पूरा का पूरा खोपड़िए उजड़ जाए तब क्या होगा? कोशिका का विभाजन इसमें तो नहीं होता है, मतलब हमको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे? इसके पहले दुनिया से चले जाएंगे। और क्या होता है, जितने भी चाहे जो भी व्यक्ति हैं आजकल के समय में देख रहे हैं, पापा की परियां जो है बहुत लेकर भोंय भोंय उड़ रही हैं सब, उनका भी कोशिका विभाजन नहीं होगा, उनका भी ब्रेन ब्रेन वही उसी का बना होता है। तो इतना उड़े मत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो होता है कि विभाजन रहित न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, चाहे मम्मी का मगरमच्छ और चाहे पापा का पड़ी, ठीक। अब आगे तेज विभाजन किस में होता है, किस कोशिका का विभाजन सबसे तेज किस में होता है, ठीक है। तो आप लीजिए लीवर और कितना हु काटते रहिए, ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जल्दी रिकवर कर देता है। तो ब्रेन की कोशिका अपने आप को रिकवर नहीं करती है, मतलब कोशिका विभाजित नहीं होती है। और कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा तेज किस में होता है, तो लीवर का जो होता है, लीवर की कोशिका सबसे तेज विभाजित होती है। लीवर की कोशिका क्या होता है, सबसे तेज विभाजित होती है, ठीक है। लीवर इसीलिए अपने आप को ज़्यादा जल्दी रिपीट कर लेता है, ठीक है, बना लेता है। लेकिन ब्रेन की न्यूरॉन सेल है जो इसमें कोशिका विभाजित नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कोशिका के मेन अध्याय को शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि वो ईंट को सजा के दीवार बनती है, ईंट नीचे ऊपर सजा के दीवार बनती है, दीवालों को बना के क्या बन जाता है, सुंदर सा घर, ठीक है, कमरा बन जाता है। और कमरा को जोड़ दिया जाए एक सुंदर सा महल बन जाता है। उसी तरह कोशिका से ऊतक बनते हैं, कोशिका को मिलाकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतकों को मिलाकर क्या बन जाता है, अंग। जैसे देख सकते हैं आप, होई 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 देख सकते हैं अंग बने हैं। और अंगों से क्या बन जाता है, एक सुंदर सा शरीर बन जाता है, चाहे वो करिया या चाहे गोरहर, ठीक। अब आगे देखेंगे, चलिए। तो अब हम देखते हैं कोशिका के कुछ पार्ट, जैसे कुछ पार्ट जो होता है कोशिका के कौन कौन से होते हैं, तो इसी में हम देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, मतलब कि इसमें कई प्रकार के रहते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रोकांडिया हो गए, ये सब कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को बोला जाता है मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोला जाता है मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो होती है ना, ये पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु, गाय भैंस पाड़ा पाड़ी जो भी है, मतलब जीव जंतु हम लोग हो गए, ये जैसे जो चल फिर सकता है, मतलब चल फिर सकता है, उसे कहा जाएगा जंतु। और जो एक के दरी रही के बस हिले तरह तरह, मतलब तरह तरह बस हिले, उसको कहा जाएगा पादप, ठीक है। तो यही कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली पादप और पेड़ पौधों, पादप में और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है, तो प्रोटीन का बना रहता है। कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है, तो प्रोटीन का बना रहता है, ठीक है। दूसरी बात, कोशिका के सभी अंग इसी में, चाहे माइक्रोकांडिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे कोई भी हो, ये इसी में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर वे सब बन रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि कहने का मतलब कोशिका झिल्ली, ये जो है कोशिका झिल्ली ही रहती है। कोशिका झिल्ली जो है इसमें क्या होता है, कभी कभी अधिक वस्तु आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ सामान हो गए, एक एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं कि जैसे कि एगो झिल्ली लेते हैं, झिल्ली में ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो भाई झिल्ली तो फाटी जाएगा, ढेर सामान रहेगा तो फाटी जाएगा। मन ढेर सामान अगर रहे, मान लीजिए आलू टमाटर प्याज व्याज कुछ भी रहे ढेर, अगर एगो झिल्ली है तो फाट जाएगा पट के, ठीक। इसके क्या लगाया, 2 गो झिल्ली लगाया जाता है। कभी बाजार में जाते, भाई साहब दे 2 गो झिल्ली, फाट जी रास्ते में मर दिया, आलू छीटा जी रोड पर, ठीक। तो 2 गो झिल्ली लगा दिया जाता है। तो उसी को दो झिल्ली लगाई जाती है, उसी को बोला जाता है कोशिका भित्ति। दोहरी झिल्ली को, दोहरी वाल को बोला जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। एक जैसे एक कोशिका, जिसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका झिल्ली को सिर्फ कोशिका झिल्ली बोला जाता है, ठीक, या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। ये तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक। अब ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति मतलब जब वह परतवा 2 बार हो जाएगा, 2 गो पन्नी लग जाएगा, 2 गो झिल्ली लग जाएगा उसमें, तो उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दो झिल्ली को, जैसे इसके ऊपर वो 2 परत पर चढ़ जाएगा। एक झिल्ली तो पहले था, लेकिन इसके ऊपर वो क्या बन जाएगा, 2 गो परत बन जाएगा झिल्ली,
ठीक। तो ये 2 झिल्ली बन गया। तो कोशिका झिल्ली ये सिर्फ कोशिका भित्ति जो होता है ना, सिर्फ प्लांट में पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका झिल्ली जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ किसमें, ओनली किसमें पाया जाता है, पादपों में, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है। अब आगे कह रहा है ये कोशिका भित्ति जो जानते हैं किसका बनाता है, सेलुलोज का बनाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये बना रहता है किसका, सेलुलोज का। चाहे कागज का, मान लीजिए कागज से कपड़ा बन रहा है, पेड़ पौधे मान लीजिए ये भी तो बन रहा है कपास वगैरह से, हाँ बन रहा है। जैसे कागज बन गया, कुछ भी बन गया, ये सब नोट वगैरह सब इसमें क्या पाया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछे तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो सेलुलोज का बना होता है। क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति में क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। ठीक है। दोहरी झिल्ली को ही कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है। इसको ये कोशिका भित्ति क्यों होता है, दोहरी झिल्ली क्यों होता है, तो इसको सुरक्षा देता है। मान लीजिए हई ढकेगा नहीं पहिल की झिल्लिया को, अरे ऊपरा से एगो छिलकवा जवन रहेगा, मान लीजिए अगर हई है तो हई, अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कपड़ा है तो हमारा सुरक्षा कर रहा है शरीर का, कपड़ा हटा दे, अब मारेंगे तो चटाक तो शरीर पर लगेगा ना, उस तरह मारेंगे, पटाक दे मार दिया तो पहले कपड़ा पर तो असर करेगा, और उसके बाद में शरीर पर अब गोप दे निकाल दिया, पट दे मार दिए तो कहाँ डायरेक्ट लग जाएगा इसी पर। ठीक है। तो ये सुरक्षा और आकार प्रदान कर, कोशिका भित्ति जो पादपों को क्या प्रदान करती है, तो सुरक्षा अथवा आकार प्रदान करती है। ठीक है। कोशिका भित्ति दोहरी झिल्ली को बोला जाता है। अब इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए आप। ठीक। अब आगे इसके पढ़ाते हैं कोशिका भित्ति के और भाग। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं माइक्रोकांडिया के बारे में। तो माइक्रोकांडिया क्या है, माइक्रोकांडिया को हिंदी में बोला है सूत्रकणिका। माइक्रोकांडिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। इसका खोज किया था ऑल्टमैन ने। माइक्रोकांडिया का खोज किया था ऑल्टमैन ने। मैंने आपको श्वसन वाले वीडियो में बता दिया है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेकर जाता है ऑक्सीजन को और ले जाकर किसको देता है, माइक्रोकांडिया को। माइक्रोकांडिया क्या करता है, क्रेब्स चक्र चलाता है। एक क्या चलाता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र माइक्रोकांडिया चलाता है। हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ऑक्सीजन को श्वसन के द्वारा, यहाँ पर लंग्स द्वारा लेकर जाएगा और माइक्रोकांडिया को, तो माइक्रोकांडिया एक क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसका खोज किया था क्रेब्स नामक विद्वान ने, इसलिए उनके नाम पर पड़ गया क्रेब्स चक्र। ठीक है। क्रेब्स नामक विद्वान ने क्रेब्स चक्र का खोज किया। माइक्रोकांडिया एक चक्कर चलाती है, माने एक चेन साइकिल चलाती है। ठीक है। इसके तहत वो इसका खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र। ठीक है। इस जब एक क्रेब्स चक्र चलाती है तो इसमें क्या एटीपी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। एटीपी बनता है जब माइक्रोकांडिया क्रेब्स चक्र चलाती है तो एटीपी बनता है। ठीक। और 38 एटीपी जो बनता है ना, तो एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज उत्पन्न होता है। ठीक। 38 माइक्रोकांडिया क्रेब्स चक्र चलाती है। क्रेब्स चक्र के द्वारा के तहत क्या बनते हैं, एटीपी, और 38 एटीपी जो मिलकर अगर बन गए तो एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, और ग्लूकोज के जब निर्माण हुए तो वही हमें ऊर्जा या पावर देंगे। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा, माइक्रोकांडिया शरीर में ऊर्जा पावर कौन है, जैसे ऊर्जा शक्ति का तो माइक्रोकांडिया, शक्ति पावर कौन देता है तो माइक्रोकांडिया कांडिया। ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऊर्जा गृह किसे कहा जाएगा, माइक्रोकांडिया को। ऊर्जा शक्ति किसे, माइक्रोकांडिया का। इसी में क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, ग्लूकोज उत्पन्न होते हैं, एटीपी बनते हैं, इसके द्वारा ग्लूकोज उत्पन्न होते हैं, हमको पावर मिलता है, शक्ति मिलता है ग्लूकोज के द्वारा। ठीक। अब ये यम से हम देख ले माइक्रोकांडिया, ये कोशिका में ही देख रहे हैं। ठीक है। यम से देख ले माइक्रोकांडिया। अब हम देखते हैं दूसरा कि गाल्जी बॉडी। ठीक है। जी से देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को का खोज किया था कैमिनो गाल्जी ने। गाल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिनो गाल्जी ने, इसलिए इसके नाम पर पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो कैमिनो गाल्जी ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। इसका काम होता है परिवहन कराना। ठीक है। परिवहन का मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है, जैसे हम जब थक जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर काम कर रहा है, अब कोई हिस्सा ज़्यादा, जब बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जिस हाथ पांव ज़्यादा चला रहे हैं, तो वही क्या थक जाता है।
तो क्या होता है कि जब उसी को होना चाहिए ना, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि मतलब ये जहाँ पर शरीर नहीं थका रहता, जैसे मैं आपको बोल जिम से बोल रहा हूँ तो जिम हो जाएगा। तो मतलब जहाँ से ये जो नहीं शरीर, बाकी हाथ पाँव तो हमारा काम नहीं, पाँव तो हमारा चल नहीं रहा है, ठीक। तो ये यहाँ से गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ऊर्जा लेकर आएगा और ऊर्जा लाकर जीभ को दे देगा। जो काम कर रहा है, जैसे बैडमिंटन से हम खेल रहे हैं तो हमारा हाथ ज़्यादा काम कर रहा है, इसको ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा को कौन लाएगा, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, कहीं बाकी शरीर में से कहता है तो बेमतलब का बैठा है, ऊर्जा चल, ये हाथे में काम है, हाथे में से उठा वहां से लाकर हाथे में लगा देता है और ये काम करता रहता है। तो जब देखते हैं कि पूरा थकता है, तो हम थकते हैं तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा शरीर थक जाता है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ऊर्जा का परिवहन कराना, ऊर्जा का परिवहन कराना, क्योंकि हमारा एक ही जो रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा खपत होगा तो पूरे शरीर से लाकर ऊर्जा इसमें देगा, ठीक है, पूरे शरीर से लाकर खींच के पूरा ऊर्जा लगाएगा इसमें, ठीक, जहाँ काम होगा हमारा, ठीक। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है, परिवहन कराना, ऊर्जा का परिवहन कराना। अब हम देखते हैं रसधानी, जिसको कहा वैकुंठ बोला जाता है, वैकुंठ, 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 रसधानी को इंग्लिश में बोला जाता है वैकुंठ, ठीक है। हमारे मनुष्य के शरीर में 65% जल पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में 65% पर। अब आप लोग कहेंगे, अरे भाई हम इतने पानी, हमारे भीतर मतलब हम 60 किलो का हैं, 100 किलो का हैं, तो हमारे 65 लीटर पानी नहीं, 65 लीटर आपके पेटवा में नहीं रहेगा, आपकी जो रसधानियाँ हैं, जैसे इथी हैं, वैकुंठ हैं, इसमें जल मिलेगा, ठीक है। तो जल, ये जल संग्रह करके रखता है, ठीक। जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारा वैकुंठ थोड़ा छोटा होता है, पेड़ पौधों का वैकुंठ बड़ा होता है, उसे ज़्यादा जल संग्रह करके रखते हैं, ठीक। तो हम लोग कम जल संग्रह कर सकते हैं, पेट में नहीं होता है, ये हमारे शरीर में वैकुंठ होते हैं, उसमें जल पाया जाता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया के द्वारा क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। इस क्रेब्स के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, 38 एटीपी के द्वारा ग्लूकोज, एक ग्लूकोज उत्पन्न होगा, उस ग्लूकोज के द्वारा हमको ऊर्जा मिलेगा, ठीक। दूसरा हम देख गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, जहाँ पर ऊर्जा कम है वहाँ पर लाकर ऊर्जा देना, ठीक है, जहाँ पर ऊर्जा कम है वहाँ पर लाकर ऊर्जा देना, परिवहन कराना गोल्जी बॉडी का काम होता है। तीसरा हम रसधानी देख लिए, रसधानी में जल संग्रह होता है, कैसा क्या होता है, जल संग्रह करती है रसधानी, रसधानी मन से ये से हो जा रहा है कि उसमें रस भरा होगा, धानी में मतलब नसों में, ये जो रसधानी होते हैं रस भरा होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं इसको, चलिए अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का हिंदी क्या होता है, तारक काय बोला जाता है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, तारक काय, हिंदी इसको बोला जाता है, हिंदी में तारक काय बोला जाता है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, ठीक है, कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम में कोशिका का विभाजन होता है, कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए यहाँ पर मार दिए और कोशिका यहाँ पर खत्म हो गई, कोशिका यहाँ की खत्म हो गई, अब क्या करेगी, इसके बगल वाली जो कोशिका है ये अपने आप को विभाजित कर देगी, ठीक है, तोड़ देगी, और तोड़ के उसको एक दूसर का अपना अपनी तोड़ के दूसर का कोशिका का वहां का निर्माण कर दी, इसी को कहा जाता है पुनर्निर्माण, कोशिका का पुनर्निर्माण। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। ये जो कोशिका का निर्माण जो होता है लीवर में बहुत हाई लेवल से होता है, बहुत तेजी से होता है, इसलिए लीवर अपने आप को बहुत तेज रिपीट करता है। कहने का मतलब यह है कोशिका का निर्माण सबसे अधिक किसमें होता है, तो लीवर में सबसे अधिक होता है, इसीलिए लीवर जो है हमारा, इसमें बड़ी तेज कोशिका का निर्माण है। ये जो कोशिका का निर्माण है ब्रेन में होता ही नहीं, बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है ब्रेन में, कोशिका का निर्माण जो होता है होता ही नहीं है। अब आप लोग सोचिए, जब कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है तो भाई ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाता है। तो वही बात है कि ब्रेन में 90% मतलब 90% न्यूरॉन पाया जाता है, ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% में गिलियम सेल पाया जाता है, 10% में गिलियम सेल पाया जाता है। इसी गिलियम सेल में सेंट्रोसोम रहता है और ये क्या करता है, बहुत हाईवी तरीके से कोशिका का विभाजन, बहुत तेजी से जहाँ कोशिका का विभाजन होगा ना वहां पर कैंसर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वही कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन के तहत, ठीक है, लेकिन 90% न्यूरॉन पाया जाता है, वहीं पर 10% में गिलियम सेल पाया जाता है,
ठीक है। अब ये सेंट्रोस्टेम की उपलब्धि में आकर ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से कर देता है, इसीलिए आदमी को क्या हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अंतःप्रदत जालिका। अंतःप्रदत जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इसका क्या काम होता है, अंतःप्रदत जालिका को जिसको शॉर्टकट में ER बोला जाता है, शॉर्टकट में ER, अंतःप्रदत जालिका को शॉर्टकट में ER बोला जाता है। इसका काम क्या क्या होता है, ये कोशिका के अंदर रह के एक कंकाल का काम करता है। कोशिका के अंदर रह के किसका काम करता है, कंकाल का। जैसे कोशिका को पचकने नहीं देता है, जैसे कंकाल का पिलर का काम करता है। जैसे पिलर हो गया, मान लीजिए घर में पिलर लगता है तो घर को गिरने नहीं देगा, उसी तरह एक कोशिका के अंदर यह आंतरिक कंकाल का काम करता है, कोशिका को पचकने से रोकता है, पचकने नहीं देता है। ठीक है। दूसरी बात ये आंतरिक संरचना को बनाए, उसके अंदर के संरचना को बनाए रहता है, पिलर और सब चारों तरफ टाइट वाइट किया रहता है एकदम। ठीक है। तो ER इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अंतःप्रदत जालिका कोशिका का क्या करता है, आंतरिक कंकाल वो है। ठीक है। आंतरिक कंकाल है, कोशिका के अंदर का क्या है, आंतरिक कंकाल है। ठीक है। ये आंतरिक संरचना किया रहता है। ये दो प्रकार से होता है। ठीक है। इसमें भी दो प्रकार से होता है, एक तरफ एकदम रफ, एकदम मुलायम रहता है। ठीक है। और दूसरी तरफ खुरदुरा, मतलब एकदम खरबीदार रहता है। ये अंतःप्रदत जालिका ER जिसको एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जिसको बोलते हैं, ये दो प्रकार से होता है, एक तरफ एकदम मुलायम रहेगा, एक तरफ खरबीदार रहेगा। तो खरबीदार का मतलब ये होगा ये एकदम स्मूथ रहेगा, ठीक, और ये एकदम रफ साइड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब ये रफ साइड रहेगा तो स्मूथ के तरफ जो एकदम मुलायम है, इसके तरफ वसा का निर्माण होगा। ठीक है। इसके तरफ किसका निर्माण होगा, वसा का। ये चर्बी नहीं बोला जाता है, तेल नहीं निकलता है, वो इसी का निर्माण होगा। तो अंतःप्रदत जालिका में इंडो रेडिकुलम प्लाज्मिक रेडिकुलम में दो प्रकार का होता है। ठीक है। कंकाली तौर पे ये कंकाल का आंतरिक कंकाल का संरचना करता है। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है रफ साइड, एक होता है स्मूथ साइड। तो स्मूथ साइड जो 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 मुलायम रहता है, उधर किसका निर्माण होता है, प्रोटीथी का, क्या बोलते हैं, वसा का, मतलब चर्बी का निर्माण होता है। अंतःप्रदत जालिका में, कोशिका में कि क्या होता है, स्मूथ साइज रहता है, उसमें किसका निर्माण होता है, वसा का, मतलब चर्बी का निर्माण होता है। और जो रफ साइड होता है, रफ साइड इधर किसका निर्माण होता है, कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोनों साइड में एक जो मुलायम का है उधर किसका निर्माण, वसा का, और जो खरबीदरवा है उधर इसका किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। उधर होगा लेकिन वो ये करेगा नहीं। ठीक है। ये जो आपको धब्बे धब्बे दिखाई, ये राइबोसोम है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, राइबोसोम। ठीक, कौन करेगा, राइबोसोम करेगा। तो अंतत थी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दो प्रकार से। ठीक है। एक तरफ स्मूथ और एक तरफ क्या, खुरदुरा। स्मूथ की तरफ किसका निर्माण होता है, वसा का, मतलब चर्बी का, और खरबीदार की तरफ किसका निर्माण होता है, कि थी प्रोटीन का। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है। तो इसको इस तरह कहा जा सकता है। तो इस होता है खरबीदार की तरफ, लेकिन वो करता नहीं, यह इधर होता नहीं, कौन करता है, राइबोसोम करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो आपने इसमें जाना कि मतलब कि तारक का है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो सेंट्रोसोम का काम यह है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, जो कि लीवर में बहुत हाई टेम्परेचर से होता है, मतलब हाई लेवल से होता है, इसलिए लीवर अपने आप को जल्दी रिपीट कर लेता है। अब ब्रेन में यह प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन 10% में गिलियम सेल होता है और 90% न्यूरॉन होता है। ठीक है। वही कोशिका का बहुत तेज विभाजन जब ब्रेन में कर देती है तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। अब इसके बाद अंतःप्रदत जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोला जाता है। अंतःप्रदत जालिका में क्या होता है, यह कोशिका के अंदर बने कंकाल की तरह बने, कंकाल संरचना, आंतरिक कंकाल का कहलाता है। कोशिका के अंदर का यह आंतरिक कंकाल कहलाता है। अंतःप्रदत जालिका आंतरिक कंकाल, अंतत मतलब अंदर के प्रति जाली के तरफ रहता है। ये आंतरिक कंकाल के बना, ये चपकने नहीं देता है। ठीक है। अंतःप्रदत जालिका इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यह कोशिका को चपकने नहीं देता है।
ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। ये दो प्रकार से होता है, एक तरफ स्मूथ साइड रहता है और एक तरफ एकदम रफ साइड रहता है। जिस तरफ रफ साइड रहता है उस तरफ प्रोटीन का निर्माण होता है, उस तरफ होता है लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है। उधर रफ साइड की तरफ, खरबीदार के साइड की तरफ ये जो धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। लेकिन जिधर मुलायम रहता है, रफ थी स्मूथ रहता है, उधर वसा का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राइबोसोम सोम कितने एस का होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक। अब इसका साथ स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम को मैंने बता दिया कि राइबोसोम जो है, जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो था, इसमें ईआर जिसको अंतः जालिका जिसको बोला जाता है, उसमें दो प्रकार का इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दो प्रकार का था। एक तरफ मुलायम था, एक तरफ खुरदरा था। तो उधर ही जो खुदरा साइड था जिसमें प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, कौन कर रहा था? राइबोसोम कर रहा था। तो राइबोसोम को उधर कर लें, तो राइबोसोम की इधर की बात कही जाए तो राइबोसोम जिसको बोला जाता है प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी वजह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है। राइबोसोम को इसकी वजह से प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोली जाती है, ठीक है। राइबोसोम को इसी वजह से प्रोटीन की फैक्ट्री बोले जाते हैं। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो प्रकार से बांटा गया है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो प्रकार से बांटा गया है, 70S और 80S। 70S और यहाँ पर यस दिखा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। 70S और 80S, ठीक है। तो 70 प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा 70S छोटा वाला हो जाएगा, 70S आ जाएगा, और यूकैरियोटिक में आ जाएगा 80S, ठीक है। तो राइबोसोम को दो प्रकार से 70S और 80S, ठीक है। तो छोटा वाला हो जाएगा 70S जिसमें आ जाएगा प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा छोटा वाला, ठीक, और यूकैरियोटिक में आ जाएगा तो बड़ा वाला, ठीक है। इसके आधार सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो प्रकार से बांटा गया है, आकार के आधार पे नहीं। सेडिमेशन कोफिशिएंट ये कहता है आकार के आधार पे नहीं, दोनों को तरल पदार्थों में डाला जाएगा, जो पहले नीचे चला आएगा, जो पहले, जैसे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, दोनों को तरल पदार्थों में डाला जाएगा, जो पहले नीचे चला आएगा वही बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो जैसे जैसे जो छोटा होगा वो हल्का रहेगा, बाद में आएगा नीचे। इसके आधार पर तरल पदार्थ को नीचे जो पहले आ जाएगा वो बड़ा दिखाएगा। इसकी वजह से 70S छोटा होता है और 80S बड़ा होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहने का मतलब है जिसके किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जब बताएंगे और अधिक आप लोगों को। इसके पहले कि आप जान लीजिए कि जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है, जिसको देखा जाए, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए उसे कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक। जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए उसको कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक, और जिसको बिना माइक्रोस्कोप के ही देख सकते हैं इसको कहा जाता है यूकैरियोटिक, ठीक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर आ गया। जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए उसे यूकैरियोटिक, जिसको माइक्रोस्कोप के बिना ही देख लिया जा सके उसे प्रोकैरियोटिक बोला जा सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक बोला जा सकता है, इसको प्रोकैरियोटिक बोला जा सकता है, ठीक। अब आगे हम देखेंगे कहने केंद्रक न्यूक्लियस क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियस का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इसका काम क्या होता है? सबको देखभाल करता है कि सभी लोग अपना अपना ठीक से काम कर रहा है कि माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स के ये सब अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये देखने का काम होता है। केंद्र का काम होता है कि सब अपना अपना काम बढ़िया से कम, ये एक तरफ का ठेकेदार होता है ये कि मन हाँ ये भी बढ़िया से कर रहा है, ये भी मिस्त्री बढ़िया से कर रहा है, ये सब लोग अपना अपना काम बढ़िया से करो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। केंद्र का ये काम होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। माना ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन बोला जाता है और कंट्रोलर वो भी बोला जाता है। केंद्रक को, न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोलर, कोशिका का ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है।
क्रोमोसोम के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। ठीक, केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन। न्यूक्लियस को ये सब देखता है कि सभी लोग अपना अपना माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं बढ़िया से, इसका काम ये होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम ये होता है सब लोग अपना अपना काम देख रहे हैं कि नहीं, इस वजह से इसको कहा जाता है कि कोशिका का ब्रेन। ठीक है, अथवा कंट्रोलर ऑफ ब्रेन सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। ठीक, इसी में प्रोटीन, न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है। ठीक, बाकी सब में 10% आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस में डीएनए 10% और प्रोटीन 80% पाया जाता है। अब हम आगे इसके देखेंगे। ठीक,